चाहूंगा कि हमारे लोकसभा के संयोजक और साथ में हमारे राज्यसभा के सांसद श्रीमान कार्तिकेय जी, हमारे महिपाल टांडा जी, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो माननीय श्रीमान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का पुष्पगुच्छ देकर अभिनंदन करें, स्वागत करें। उनके साथ हमारे पूर्व में मुख्यमंत्री और लोकसभा के प्रत्याशी श्रीमान मनोहर लाल जी, श्रीमान केसरी सिंह जी जो गुजरात से हैं और राज्यसभा के सांसद हैं। अब मैं अनुरोध करूंगा राजपूत समाज के हमारे अध्यक्ष जिला के डॉक्टर एनपी सिंह जी से, राजेंद्र सिंह जी से, भंवर सिंह जी से, तेजवीर जी से, प्रोफेसर वीरेंद्र जी से, सोहन सिंह जी से, जगदीश जी से, कविंदर जी से कि वो पगड़ी पहनाकर माननीय राजनाथ सिंह यहाँ घरोंडा नाथ मंडी पर पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन करें, स्वागत करें। अब मैं अनुरोध करूंगा हमारे निर्मला बैरागी जी से, सुदर्शन जुनेजा जी से, रमेश कश्यप जी से, हैप्पी लक गुप्ता जी से कि हमारे वो लोकसभा के प्रत्याशी श्रीमान मनोहर लाल जी को तलवार भेंट करके राजपूत समाज माननीय रक्षा मंत्री जी का अभिनंदन कर रहा है, स्वागत कर रहा है। जय श्री राम, जय श्री राम, राजनाथ जी को जय श्री राम। अब मैं माननीय मनोहर लाल जी के लिए निर्मला जी को, सुदर्शन जी को, रमेश कश्यप जी से, हैप्पी लक्ष्मी से निवेदन करूंगा कि वो माननीय मनोहर लाल जी जो हमारे लोकसभा के प्रत्याशी हैं उनको भी पुष्पगुच्छ देकर अभिनंदन करें, स्वागत करें। माननीय हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी का भी स्वागत हो रहा है और उसके बाद मैं अनुरोध करूंगा करनाल लोकसभा के संयोजक और इस घरोंडा के बहुत ही लोकप्रिय विधायक आदरणीय हरविंदर कल्याण जी से कि वो आए और शब्दों द्वारा माननीय राजनाथ जी का और माननीय मनोहर जी का अभिनंदन करें, स्वागत करें। माननीय हरविंदर कल्याण जी। भारत माता की। आज करनाल लोकसभा में और खास तौर पर घरोंडा विधानसभा में पहुंचने पर हमारे देश के बहुत कद्दावर नेता, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व में राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे और जो जमीन से जुड़े हुए, कहां से संघर्ष करके आज न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया में जिनका नाम है, जो सबको साथ लेकर सारे समाज को जोड़कर राष्ट्र को ऊंचाइयों पर पहुंचाने में जिनका लगातार योगदान रहा है, ऐसे हमारे देश के यशस्वी रक्षा मंत्री श्रीमान राजनाथ सिंह जी का मैं यहां पहुंचने पर आप सब की तरफ से, पूरे क्षेत्र की तरफ से, माननीय मनोहर लाल जी की तरफ से और सभी स्थानीय नेतागणों की तरफ से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं माननीय राजनाथ सिंह जी को बताना चाहूंगा कि आज आपके आने से पूरे क्षेत्र के अंदर एक खुशी की लहर है और जिस प्रकार से आपके दरवाजे 24 घंटे सर्व समाज के लिए खुले रहते हैं, जिस प्रकार से आपने एक लौह पुरुष की तरह देश की जिम्मेवारियों को इस प्रकार से निभाया है कि आपका एक अलग प्रकार से सम्मान आज पूरे राष्ट्र के अंदर है। आज हम सभी अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि आज आप हमारे बीच में आए हैं। मैं अपनी बात को ज्यादा लंबा ना करते हुए पुनः माननीय राजनाथ सिंह जी का यहां पधारने पर बहुत बहुत दिल की गहराइयों से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और माननीय मनोहर लाल जी, जिन्होंने 9.5 वर्षों तक हरियाणा प्रदेश की ईमानदारी से सेवा करने का काम किया, एक तपस्या करके उन्होंने हरियाणा प्रदेश की व्यवस्थाओं को
सुधारने का काम किया, गरीब के घर में दिया जलाने का काम किया। मैं माननीय मनोहर लाल जी का भी विशेष रूप से घरौंडा में पधारने पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं और अपने वक्तव्य को यही समाप्त करता हूं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बड़े जयकारे के साथ सभी मिलकर स्वागत करेंगे माननीय राजनाथ सिंह जी का। भारत माता की जय श्री राम। अब मैं निवेदन करना चाहूंगा, जिन्होंने 9.5 वर्ष तक इस हरियाणा की सेवा की है, पूरे हरियाणा को अपना परिवार समझा है, 2 करोड़ 80 लाख लोगों की चिंता की है, सर्व समाज को एक समझा है, ऐसे हमारे लोकसभा के प्रत्याशी आदरणीय श्रीमान मनोहर लाल जी से मैं निवेदन करूंगा कि वो आए और हम सब का मार्गदर्शन करें। आदरणीय श्रीमान मनोहर लाल जी। बोलो भारत माता के। भाई जरा पिछला कोना भी जरा ध्यान रखो। भारत माता के, भारत माता के। मंच पर विराजमान हमको आशीर्वाद देने के लिए विशेष तौर पर आए हमारे केंद्रीय रक्षा मंत्री, पूरे देश की रक्षा का दायित्व आपके ऊपर, ऐसे हमारे आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी, मंच पर उपस्थित हरियाणा सरकार के हमारे पंचायत मंत्री श्री महिपाल जी, राज्यसभा से हमारे सांसद भाई कार्तिकेय शर्मा जी, मेंबर पार्लियामेंट गुजरात से यहां चुनाव की देखरेख के लिए आए हैं भाई केसरी सिंह जी, इस लोकसभा के संयोजक यानी चुनाव के प्रभारी एवं अपने घरौंडा के विधायक श्री हरविंदर कल्याण जी, पार्टी के अपने जिलाध्यक्ष भाई योगेंद्र राणा जी, पूर्व विधायक श्री रमेश कश्यप जी, पूर्व विधायक श्री जिलेराम शर्मा जी, वरिष्ठ नेता महिला मोर्चा बहन निर्मल बैरागी जी, अध्यक्ष राजपूत सभा भाई एमपी सिंह जी, उपस्थित आज की सभा में हमारी मातृशक्ति, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, पत्रकार छायाकार मित्रों, सबसे पहले मैं आभारी हूं आदरणीय राजनाथ सिंह जी का, क्योंकि मुझे याद है 2019 में जब विधानसभा के चुनाव के नाते से हमने एक आशीर्वाद यात्रा शुरू की थी, आपने उस आशीर्वाद यात्रा को कालका में आकर के आशीर्वाद दिया था। पूरे हरियाणा में यात्रा हुई, चुनाव हुए और हम लोग दूसरी बार विधानसभा में जीत करके और अपनी हमने सरकार बनाई थी। आपका आशीर्वाद उस समय फलीभूत हुआ था। आज भी आप इस चुनावी यात्रा में अपना आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। निश्चित रूप से न केवल करनाल लोकसभा बल्कि आज हरियाणा में आपकी 3 सभाएं हैं, इसके बाद कुरुक्षेत्र लोकसभा में भी आपका कार्यक्रम है और तीसरा कार्यक्रम है आपका भिवानी। थोड़ा सा अपनी लोकसभा में ज्यादा घूमना है तो तीसरा हमारा भिवानी लोकसभा में भी भिवानी के अंदर कार्यक्रम। मैं समझता हूं आपके इस कार्यक्रम से पूरे हरियाणा में जो हमने लक्ष्य तय किया है कि 10 की 10 लोकसभा हरियाणा की हम जीत करके और साथ में करनाल विधानसभा जहां उपचुनाव हो रहा है, हमारे मुख्यमंत्री चुनाव लड़ रहे हैं, 11 के 11 कमल खिला करके और हम 4 जून को आप लोगों की झोली में डालेंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। भाइयों बहनों, पिछले 10 साल में देश की रक्षा सुरक्षा में सेनाओं को एक प्रकार से मान सम्मान दिला करके उनका एक उच्च स्थान करने के लिए जो भी काम देश में आपने माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री इन लोगों ने संभाला है, देश के सेनाओं का मनोबल बहुत ऊंचा हुआ है। कोई होली दिवाली ऐसा अवसर नहीं आता जब हम प्रधानमंत्री जी को अपनी सेनाओं के बीच में नहीं पाते हैं। सेनाओं का जो मनोबल कांग्रेस के समय होता था उसको कहीं ऊंचा अपने उठाया है। और मैं एक बात कहूंगा कि जैसे हमने
यानी केंद्र सरकार की ओर से प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, रक्षा मंत्री जी ने धारा 370 को समाप्त किया है। इसके कारण से जम्मू कश्मीर देश का अभिन्न अंग हुआ है। तो वहां पर सीमाओं में जो जम्मू कश्मीर को लेकर के विवाद रहते थे, पाकिस्तान के साथ विवाद रहता था, अब वो एक प्रकार का विवाद शांत भी हुआ है और हमारे देश के जो सैनिक हैं उनकी शहादतों में कमी आई है। देश के अंदर सैनिक हों अथवा पूर्व सैनिक हों, इनका सबका ध्यान रखने का काम जिस प्रकार से आपने किया है, हरियाणा उसमें गौरवान्वित है। क्योंकि हम जैसे देखते हैं, हरियाणा हमारा सेना का यानी जवानों का, किसानों का और पहलवानों का प्रदेश है। यहाँ देश के जितनी सेना की शक्ति है 10% सैनिक हमारे हरियाणा से संबंधित है, जबकि हमें हरियाणा की आबादी देश की केवल 2% है। हमें इस बात का गर्व है कि हम देश की रक्षा में अपनी भूमिका को निभाते हैं। जबकि कांग्रेस के समय में इन्हीं सेना के बल को किस प्रकार से कमजोर किया जाता था, कभी भी सैनिक ऑपरेशन कोई होता था, कांग्रेस के लोग सबूत मांगते थे। और सबूत मांगने का मतलब उनकी अपनी राजनीति जैसे चलती होगी, लेकिन सेनाओं का मनोबल टूटता था। सेनाओं का मनोबल टूटने का मतलब हम देश में कमजोर होते थे। तो मैं आदरणीय रक्षा मंत्री जी का इस बात के लिए आभारी हूं कि आपने हमको जो समय दिया है, इससे मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हमारे हरियाणा के लोग कांग्रेस को सबक सिखाएंगे। और जो कांग्रेस के लोग अफवाहें फैलाते हैं, तरह तरह के र्यूमर्स, तरह तरह के झूठ बोलने का जो काम करते हैं, निश्चित रूप से ये हरियाणा की जनता उसको नकारेगी और हरियाणा की जनता निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी को और अपनी सरकार को तीसरी बार दोहराने का काम करेगी और ये 400 पार इस बात का लक्ष्य पूरा निश्चित करेंगे। मैं आपका पुनः हरियाणा की जनता की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, बहुत आभारी हूं। आज आए, आपका हमको मार्गदर्शन मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। धन्यवाद माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी का कि जिन्होंने हम सब का मार्गदर्शन किया। और अब मैं ऐसे महबूब नेता को बुलाना चाहूंगा कि जिनका हमें लंबे समय से इंतजार था, किसान नेता, समाज के सिरमौर, 36 बिरादरी की शान, जिनके दरवाजे हरियाणा व पूरे देश के सर्व समाज के लिए हमेशा खुले रहते हैं, ऐसे नेता पर हमें गर्व है, नाज है, फक्र है। और जन जन के प्रिय श्री राजनाथ सिंह जी, रक्षा मंत्री जी से मैं अनुरोध करता हूं कि वो अपने उद्बोधन से हम सबको अनुग्रहित करें। आदरणीय श्रीमान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी। बहनों भाइयों, मैं आप सबसे क्षमा चाहूंगा। आंध्र प्रदेश की एक सार्वजनिक सभा को संबोधित करने के बाद तो मैं जब मंच से उतर रहा था, आप लोगों ने देखा होगा कि मेरी जल्दी जल्दी चलने की आदत है, जल्दी जल्दी चढ़ने की आदत है, जल्दी जल्दी उतरने की आदत है। उसी में मेरा पैर फिसल गया था, इसलिए एक पैर में, दाहिने पैर में चोट लग गई है। डॉक्टर्स ने कहा कि 7 दिन आपको आराम की आवश्यकता होगी। मैंने कहा यदि आराम करना होगा तो मैं 30 तारीख को बाद, जबकि चुनावी प्रचार का दौर समाप्त होगा, तभी मैं आराम करूंगा, उसके पहले आराम नहीं करूंगा। बहनों भाइयों, यदि आज आपके बीच में आया हूं, कुछ दर्द भी लेकर आया हूं और कुछ दो टूक बातें करने के लिए भी आपके पास आया हूं। पहली बात तो मुझे यह लगती है, हरियाणा का लोकसभा का चुनाव इस समय हो रहा है, हरियाणा के साथ साथ पूरे देश का चुनाव हो रहा है और उसके 6 महीने के बाद फिर हरियाणा विधानसभा का भी चुनाव होगा। आप जानते हैं कि हर साल विधानसभा का चुनाव होता है, 5 साल पर लोकसभा का चुनाव होता है। बहनों भाइयों, इसमें संसाधन और समय दोनों बर्बाद होते हैं। जैसे इस बार हम लोगों ने चुनावी घोषणा पत्र में फैसला किया है
कि अगली जो हमारी सरकार बनने जा रही है उसमें हम एक ऐसी व्यवस्था करेंगे, वन नेशन और वन इलेक्शन होना चाहिए, लोकसभा और विधानसभा के सारे चुनाव साथ होने चाहिए। यह काम तो आजाद भारत के इतिहास में बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं हो पाया। और जब हम लोगों ने कहा कि नहीं, हम चाहते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन हो, एक ही बार में लोकसभा विधानसभा सारे चुनाव निपट जाएं, हमारे कांग्रेस के मित्र और दूसरे राजनीतिक पार्टी के मित्र कहते हैं अरे भाई ये कैसे कर लेंगे। अरे जो असंभव है उसे संभव करके दिखाने की क्षमता किसी राजनीतिक पार्टी के पास है तो वह भारतीय जनता पार्टी के पास है। और बहनों भाइयों, उसको करके हम दिखाएंगे। और हरियाणा में एक वेदना लेकर आया हूं, और मैं जानता हूं कि हरियाणा के लोग स्वाभिमान के धनी होते हैं। मान, सम्मान और स्वाभिमान उनके हृदय की सबसे बलवती भावना होती है। वह भूखों मर सकते हैं लेकिन अपने मान, सम्मान, स्वाभिमान से कभी समझौता नहीं कर सकते। और मैं समझता हूं कि सबसे बड़ी पूंजी इंसान की होती है, इंसान की विश्वसनीयता, इंसान की साख। यानी कोई व्यक्ति जो बात बोले उसे पूरा करे, वही वास्तव में इंसान है। लेकिन मैं सारी राजनीतिक पार्टियों को देख रहा हूं, कहती कुछ है और करती कुछ है। आप लोगों ने कांग्रेस पार्टी को इस देश में 50 वर्षों से अधिक का समय अखंड हुकूमत करने के लिए दिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी कहा था हम गरीबी को समाप्त करेंगे इस भारत से, क्योंकि भारत अब आजाद हो गया है। श्रीमती इंदिरा गांधी ने कहा कि मैं भी समाप्त करूंगी। राजीव गांधी जी आए, उन्होंने भी कहा कि हम गरीबी समाप्त करेंगे। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी आए, उन्होंने भी कहा कि हम गरीबी समाप्त करेंगे। बहनों भाइयों, गरीबी समाप्त नहीं हुई। और मेरे आंकड़े पर यदि किसी को संदेह हो तो मैं अपने प्रेस के दोस्तों से भी कहना चाहता हूं, वह इसको वेरीफाई कर सकते हैं, इसको सत्यापित कर सकते हैं। आजाद भारत के बाद, आजाद भारत में पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर करने में कामयाबी हासिल की है, तो उसका नाम है श्री नरेंद्र मोदी। और मैं आपको यकीन दिलाकर जाना चाहता हूं बहनों भाइयों, भारत की पूरी गरीबी को समाप्त करने में बामुश्किल 10 से लेकर 15 वर्षों का ही समय लगेगा यदि हमारी सरकार आगे काम करती रही। आज तक जो हम लोगों ने कहा है उसे किया है। कोई हमको बतला दे, हमारे यहां कोई व्यक्ति गलत वादे कर सकता है, लेकिन पार्टी का जहां तक सवाल है, पार्टी मेरे बहनों भाइयों कभी गलत वादे नहीं कर सकती है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, 1951 में जब भारतीय जनसंघ के रूप में हम लोगों ने अपनी राजनीतिक यात्रा इस भारत में प्रारंभ की थी, उस समय हम लोगों ने कहा था जिस दिन हमारी केंद्र में सरकार बन जाएगी, धारा 370 जिसके तहत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है, उसे हम चुटकी बजाकर समाप्त कर देंगे। और आपने देखा कि समाप्त कर दिया। हम लोगों ने कहा था जिस दिन दिल्ली के संसद के दोनों सदनों में हमको स्पष्ट बहुमत मिल जाएगा, ऐसी परिस्थितियां पैदा होंगी कि अयोध्या की धरती पर भव्य राम का मंदिर बनकर रहेगा। और आपने देखा, बन गया। और बहनों भाइयों, मुझे याद है कि जिस समय हम लोग 1984 में झंडे लेकर रामलला का नारे लगाते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर यहीं बनाएंगे, हमारे विरोधी ये कहते थे हाँ बेटा रामलला हम आएंगे, मंदिर यहीं बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। बहनों भाइयों, अब 22 जनवरी का दिन आ गया। हमारे प्रधानमंत्री ने 12 दिन का अखंड उपवास करके धर्माचार्यों के मार्गदर्शन में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में कर दी। अब आपको कैसा लगता है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं जितना जानता हूं,
भारत के सांस्कृतिक और धार्मिक इतिहास को उस आधार पर मैं कह सकता हूं बहनों भाइयों, मुझे तो लगता है अब रामलला अपनी कुटिया से निकलकर, अपनी झोपड़ी से निकलकर अपने महल में प्रवेश कर चुके हैं। भारत में राम राज्य का आगाज होकर रहेगा और दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। बड़े बड़े विद्वान हमसे पूछते हैं, बड़े बड़े विद्वान पूछते हैं, साहब राम राज्य कैसे आ जाएगा, राम राज्य का क्या मतलब है? मैंने कहा जिस दिन हर भारतवासी के अंदर अपने कर्तव्य के प्रति बोध, दायित्व बोध, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिस दिन इस बात का एहसास हो जाएगा कि हमारा जिम्मेदारी क्या है, हमारा कर्तव्य क्या है, मैं मान लूंगा कि उसी दिन भारत में राम राज्य आ गया। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को भी जंगल इसीलिए जाना पड़ा था, कैकेयी के अंदर यह कर्तव्य बोध नहीं था कि हमें क्या करना चाहिए। उनको यह लगता था यह मेरा अधिकार है, मेरे बेटे को ही सिंहासन मिलना चाहिए। उसी कारण सबसे बड़ा संकट उस समय भी पैदा हुआ था मेरे बहनों भाई। इसीलिए मैं मानता हूं जिस दिन लोगों के अंदर इस प्रकार की चेतना जागृत हो जाएगी कि हमारा इस समाज के प्रति, परिवार के प्रति, देश के प्रति यह कर्तव्य बनता है, मैं मानता हूं कि उसी दिन इस देश में राम राज्य आकर रहेगा, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। हम लोगों ने, मैं याद दिलाना चाहता हूं, यह भी कहा था 3 तलाक की प्रथा को समाप्त करेंगे। मुझे याद है बड़े बड़े विद्वान यह कहते थे कि मिस्टर राजनाथ सिंह, आप दूसरे धर्म के मामलों में क्यों हस्तक्षेप करना चाहते हैं? भारत एक सेकुलर, पंथ निरपेक्ष देश है, क्यों ऐसी बातें आप लोग कर रहे हैं? हिंदू मुसलमान के बीच दूरी बनाने की आप कोशिश क्यों कर रहे हैं? तलाक का यह विषय तो मुस्लिम धर्म के लोगों का है। बहनों भाइयों, मैं साफ कर देना चाहता हूं और तहे दिल में यह बात कर रहा हूं, हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, यहूदी हो, कोई भी हो, जो भारत का नागरिक है, बहनों भाइयों, किसी धर्म को मानने वाली माता, बहन और बेटी की इज्जत के साथ अथवा उसके ऊपर कोई जुल्म यदि ढाया जाएगा, हम सरकार की चिंता नहीं करेंगे। सरकार आती जाती रहती है, हम उस माता, बहन, बेटी के साथ खड़े होंगे मेरे बहनों भाइयों, वह चाहे किसी भी धर्म के साथ। हम लोग अत्याचारी नहीं हैं, जुल्म करने वाले लोग हम लोग नहीं हैं। और आपने देखा कि यह वादा किया था हम लोगों ने, इस वादे को भी हम लोगों ने पूरा कर दिया है। मेरे बहनों भाइयों, यहीं पर एक दूसरी पार्टी आम आदमी पार्टी है। यह आम आदमी पार्टी जिस समय आंदोलन चल रहा था, उस समय इन्होंने क्या वादा किया था अपने नेता से? नेता से यह कहा था कि नहीं ठीक है, आंदोलन समाप्त हो गया है, हम लोग अपने लक्ष्य को जो प्राप्त करना था प्राप्त कर चुके हैं, मैं कोई राजनीतिक पार्टी नहीं बनाऊंगा। और उसके बाद भी उन्होंने नई पार्टी, आम आदमी पार्टी बना ली। अपने मार्गदर्शक, अपने नेता को इन्होंने धोखा दिया था मेरे बहनों भाई। वैसे ही कांग्रेस पार्टी ने किया। आजादी मिलने के बाद महात्मा गांधी ने यह कहा था, ऐ मेरे कांग्रेस के दोस्तों, कांग्रेस के झंडे के तले हमने आजादी की लड़ाई लड़ी थी, आजादी के लक्ष्य को हमने हासिल कर लिया। भिन्न भिन्न विचारधारा के लोग इसी कांग्रेस के झंडे के तले ही आजादी की लड़ाई लड़े हैं। इसलिए आजादी मिल गई है, कांग्रेस को भंग कर देना चाहिए और आपको पार्टी यदि बनानी है तो किसी नए नाम से नई पार्टी बनाइए। कांग्रेस के लोगों ने केवल सत्ता के लोभ में महात्मा गांधी की बात को भी नहीं माना है। इसलिए मैं आज अपील करना चाहता हूं बहनों भाइयों, आम आदमी पार्टी ने अन्ना हजारे साहब की बात नहीं मानी और कांग्रेस पार्टी ने बापू की बात नहीं मानी है। दोनों की मुराद यदि आप पूरी करना चाहते हैं तो मैं समझता हूं हरियाणा ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान की राजनीति से इनका सफाया होना चाहिए।
वह इंसान इंसान कैसा जो अपने ही देश की जनता की आंखों में धूल झोंके? बहादुर इंसान वही है जो जनता की आंखों में धूल झोंक कर नहीं बल्कि जनता की आंखों में आंख डालकर राजनीति करे। बहनों भाइयों, हम लोगों ने कभी नहीं किया है। भ्रष्टाचार की बात करते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव गांधी जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं डॉक्टर मनमोहन सिंह की बात याद दिलाना चाहता हूं। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने अच्छे आदमी थे, मैं आलोचना नहीं करता हूं। वैसे तो मैं किसी भी प्रधानमंत्री की आलोचना नहीं करता बहनों भाइयों, चाहे किसी भी पार्टी के वो क्यों न हो, क्योंकि मैं मानता हूं प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री होता है, वो व्यक्ति नहीं होता है, वो संस्था होता है। स्वस्थ लोकतांत्रिक व्यवस्था में मर्यादाएं किसी भी सूरत में टूटनी नहीं चाहिए। ये लोग महंगाई को रोक नहीं पाए, भ्रष्टाचार। राजीव गांधी जी जैसा व्यक्ति है, उसने कहा मैं क्या करूं, दिल्ली से 100 पैसा मैं नीचे भेजता हूं, बामुश्किल 14-15 पैसा लोगों की जेबों में पहुंच पाता है। यह लाचारी व्यक्त की थी भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी भी उसे स्वीकार नहीं कर पाए, लेकिन आपने देखा होगा 56 इंच सीने का हमारा प्रधानमंत्री, उसने इस चुनौती को स्वीकार किया। जनधन मोबाइल और आधार की ऐसी त्रिमूर्ति तैयार कर दी कि आज दिल्ली के बैंकों से 100 पैसा चलता है तो 100 का 100 पैसा आपकी जेब में पहुंचता है। बहनों भाइयों, भ्रष्टाचार भाषण देकर समाप्त नहीं किया जा सकता। भ्रष्टाचार समाप्त करना है तो व्यवस्था में परिवर्तन करना होगा, सिस्टम में चेंज लाना होगा, तभी जाकर भ्रष्टाचार को समाप्त किया जा सकता है। मैं कांग्रेस के दोस्तों से पूछना चाहता हूं, हरियाणा में भी हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, उनसे भी मैं पूछना चाहता हूं, क्या यह सच नहीं है केंद्र में जब जब आपकी सरकार रही है, आपकी सरकारों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे? यहां तक कि आपकी सरकार के रहते आप ही के मंत्री को अदालत के आदेश पर जेल की हवा खानी पड़ी है। क्या सच नहीं है? कोई मां का लाल यह बतला दे, चाहे आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार रही हो अथवा नरेंद्र मोदी जी की सरकार रही हो, किसी मंत्री के दामन पर एक भी भ्रष्टाचार का कोई छींटा लगा हो? जनता को झूठ बोलकर, आंखों में धूल झोंककर आप समर्थन हासिल करते हैं। मैं समझता हूं 75 वर्षों में, इस आजादी के काल में, अपने मतों का प्रयोग करते करते पर जनता राजनीतिक दृष्टि से अब काफी जागरूक हो चुकी है। जनता को कोई गुमराह नहीं कर सकता मेरे बहनों भाई। ये कहते हैं मोदी जी को 400 से अधिक सीटें मिल गई, लोकतंत्र खट्टे पर पड़ जाएगा, तानाशाह बन जाएंगे। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, पुराने लोग जो यहां पर बैठे हैं, 1975 में, उसके पहले के चुनाव में श्रीमती इंदिरा गांधी चुनाव हार गई थी। पिटीशन था, हाई कोर्ट में पिटीशन हार गई। नैतिकता के नाते उन्हें अपने पद से त्याग पत्र दे देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने क्या किया? देश में इमरजेंसी लगा दी, लोकतंत्र का गला घोंट दिया, लाखों की संख्या में उठाकर जेल के शिक्षकों के पीछे डाल दिया। बहनों भाइयों, मैं 24 साल की हमारी उम्र थी, मैं भी भुक्तभोगी हूं। 24 साल की उम्र में मुझे 2.5 महीने तन्हाई में रखा है मिर्जापुर की जेल में, जिसे वेरीफाई करना हो वेरीफाई कर ले, और उसके बाद उठाकर सेंट्रल जेल नैनी में ट्रांसफर कर दिया। 18 महीने की यातना हम लोगों ने जेल की सही है। कांग्रेस के कारण लोकतंत्र का गला इन लोगों ने घोटा था। अब जब मेरी मां की सदमे में मृत्यु हो गई, जब मेरे चचेरे भाई, उन्होंने यह बतलाया
इमरजेंसी 1 साल के लिए और बढ़ गई। स्वाभाविक है, मां होती है मेरे बहनों भाइयों, ब्रेन हेमरेज हो गया। माता आनंदमयी हॉस्पिटल में वाराणसी में 27 दिन तक भर्ती हुई, बाद में इस दुनिया से चल बसी। इन्होंने मुझे पेरोल तक भी नहीं दिया। और बहनों भाइयों, मैंने याचना भी सरकार के सामने नहीं की कि उनको पेरोल मिलना चाहिए, क्योंकि मैं याचना नहीं करता हूं, मैं रण में विश्वास करता हूं। ये झूठे आरोप लगाकर भोली भाली जनता को ये लोग गुमराह करते हैं मेरे बहरे भाइयों। कोई हो तर्क कर ले मुझे। अब आम आदमी पार्टी का नेता क्या हो गया है बताइए? ईमानदार, सबसे बड़ा ईमानदार यदि कोई बनता था तो केजरीवाल जी बनते थे। कहते हैं ये तो मोदी जी ने उनको जेल के भीतर करा दिया। अरे भाई, मोदी जी ने उनको जेल के भीतर करा दिया तो संजय सिंह भी जेल में गए थे। उसी दारू के मामले में 6 महीने के बाद क्यों छूट गए? छूटे नहीं है, भी केस चल रहा है, जमानत मिली है। क्या आप चाहते हैं कि हमारी सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई न करे? और बहनों भाइयों, सरकार का कोई लेना देना नहीं है, मैं सच बोल रहा हूं। ईडी सीबीआई को ये लोग पहले काम नहीं करने देते थे, नेताओं को भ्रष्टाचार करने की खुली इजाजत देते थे। 2014 के पहले, हमारी सरकार आने के पहले, केवल ईडी सीबीआई इतनी बड़ी संस्था, इतनी बड़ी फौज, केवल इस देश में भ्रष्टाचार के मामले में 32 लाख रुपया जब्त किया था इन लोगों ने। कांग्रेस के शासन की बात बतला रहा हूं, 32 लाख। और इस बार ये भ्रष्टाचार के खिलाफ हम लोगों ने मुहिम छेड़ी है मेरे बहनों भाइयों, तो आपको जानकर गौरव की अनुभूति होनी चाहिए कि इस बार लगभग 22,000 करोड़ रुपए या कैश बरामद किए गए हैं। और इतना ही नहीं, 1 लाख करोड़ से अधिक की संपत्ति जब्त की गई है। आप लोग ये क्यों नहीं, ये लोग नेता लोग, हिम्मत है, ईमानदारी है तो खुलकर जनता से बात करो। आप 50-55 वर्षों तक हुकूमत किए, 32 लाख रुपया भ्रष्टाचार में आप लोगों ने जब्त किया। कहां ये बड़े बड़े नेता आलीशान महल बनाकर घूमते हैं? क्या यह नहीं है कि इन लोगों ने खून चूसा है लोगों का? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या भ्रष्टाचार के खिलाफ हम लोगों को कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? इस पर भी अंगुली उठाई जाती है। मैं जानता हूं ये सब सारे लोग बड़े चतुर होते हैं, आपके सामने आकर गलत तर्क पेश करेंगे, लेकिन मेरे सामने आकर गलत तर्क पेश करें। आपके बगल में एक मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं, मनोहर लाल जी खट्टर। बहनों भाइयों, मैं दावे के आज से नहीं, मैं 40-45 वर्षों से मनोहर लाल जी खट्टर को जानता हूं। कहने को चाहे कोई कह दे, भाई मनोहर लाल जी खट्टर जरूरत से ज्यादा सीधे हैं, जो शक्ति बरतनी चाहिए, जिस तरीके करना चाहिए, थोड़ा सा उसको और तेज कर देना चाहिए, फला काम छूट गया, फला काम हो गया। बहनों भाइयों, चाहे जो भी आरोप लगा दे, लेकिन कोई मां का लाल उंगली उठाकर नहीं कह सकता कि हमारे मनोहर लाल के दामन पर भ्रष्टाचार की दाग है। अब बचपन से लेकर आज तक जितना मैं मनोहर लाल जी को जानता हूं, चरित्र का भी आरोप नहीं लगा। कहने को कोई कुछ भी कह दे, मैं कहता हूं राजनीति में ऐसे लोग संत हुआ करते हैं मेरे बहनों भाई। देश आगे बढ़ रहा है, भारत का कद दुनिया में ऊंचा हुआ है मेरे बहनों भाइयों। पहले भी मैं विदेशों में जाता था, दुनिया के मंचों पर, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मैं कुछ बोलता था तो दुनिया कहती थी भारत बोल रहा है, चलो
थोड़ी देर के बाद चाय वगैरह पीने के बाद आएंगे, जब दूसरे लोग अमेरिका बोलेगा, चीन बोलेगा, रूस बोलेगा, तब आएंगे। माने हमारी बातों को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर गंभीरतापूर्वक सुना नहीं जाता। लेकिन आज आपको जानकर खुशी होगी, स्वाभिमान जाग उठेगा आपका। आज अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत कुछ बोलता है, सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है कि भारत बोल क्या रहा है। बहनों भाइयों, यह भारत की हैसियत है। मेरी बात यदि गलत हो तो हरियाणा के बहुत सारे लोग विदेशों में हैं, इनसे जाके इनसे पूछ लीजिए। आज यही टेलीफोन मिलाकर पूछ लीजिए कि राजनाथ सिंह आए थे या कहा है उन्होंने, सच है कि गलत है। मैं झूठ बोलकर आपका समर्थन नहीं हासिल करना चाहूंगा। धन दौलत के मामले में 2004 से लेकर 2014 तक कांग्रेस की सरकार थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी भारत के प्रधानमंत्री थे। हमारा भारत दुनिया के देशों में 2004 में भी 11वें स्थान पर था धन दौलत के मामले में, अर्थव्यवस्था के मामले में, और 2014 में भी 11वें स्थान पर था, 1 इंच ऊपर नहीं चला। हमारे प्रधानमंत्री ने करिश्मा किया है मेरे बहनों भाइयों, करिश्मा किया है। आज सारी दुनिया कह रही है विश्व में सर्वाधिक तेजी से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था यदि किसी देश की है तो हमारे और आप देखिए देश भारत की है मेरे बहनों। सारी दुनिया कह रही है। और आज आपको मैं बतलाना चाहता हूं, आपको जानकारी होगी समाचार पत्रों के माध्यम से कि 2014 में जब हम लोगों की सरकार बनी थी, धन दौलत के मामले में हमारा भारत दुनिया के देशों में 11वें स्थान पर खड़ा था। 8 साल के अंदर जंप लेकर 5वें स्थान पर पहुंच गया। और मेरी बात सुन लीजिए, मैं नहीं कह रहा हूं, अंतर्राष्ट्रीय दुनिया की फाइनेंशियल फर्म्स बोलते हैं, वह दावा कर रही हैं कि भारत जितनी तेजी से आगे बढ़ रहा था, अब इस सच्चाई को नकारा नहीं जा सकता कि 2027 आते आते धन दौलत के मामले में भारत दुनिया का तीसरा देश बन जाएगा मेरे बहनों। अमेरिका होगा, चीन होगा, उसके बाद हम और आप होंगे, भारत होगा। और मेरी बात सुन लीजिए, आज मैं कहकर जा रहा हूं 2047 क्रॉस करते करते, हो सकता है 10-15 साल उसके बाद और लग जाएं, 20 साल। लोग तो 2070 की बात करते हैं, लेकिन मुझे पक्का विश्वास हो गया है कि भारत जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, भारत विश्व की महाशक्ति बनेगा मेरे बहनों। भारत विश्व की महाशक्ति बनेगा। और आप ये कहेंगे कि राजनाथ सिंह की सरकार है इसलिए राजनाथ सिंह ये भाषण दे रहे हैं। पाकिस्तान के संसद में पाकिस्तान के सांसद फजलुर रहमान ने यह कहा है कि भारत तो विश्व की महाशक्ति बनने जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान अपनी बर्बादियों को बचाने की लोगों के सामने हाथ फैलाकर भीख मांग रहा है। यह मैंने नहीं कहा है, पाकिस्तान के सांसद ने कहा है। मैंने ही विश्व की महाशक्ति नहीं कहा है। और बहनों भाइयों, यदि हम विश्व की महाशक्ति बनना चाहते हैं तो दुनिया के किसी देश पर कब्जा करने के लिए नहीं, किसी देश पर आक्रमण करने के लिए हम विश्व की महाशक्ति नहीं बनना चाहते हैं। विश्व की महाशक्ति यदि हम बनना चाहते हैं तो विश्व के कल्याण के लिए बनना चाहते हैं बहनों भाइयों, क्योंकि हमारे देश के ऋषि और मनीषियों ने भारत की सीमा में रहने वाले लोगों को ही अपने परिवार का सदस्य नहीं माना है, बल्कि पूरे विश्व की वसुधा पर रहने वाले सारे लोगों को अपने परिवार का सदस्य मानते हुए वसुधैव कुटुंबकम का संदेश सारे विश्व को दुनिया की किसी देश की धरती से गया है तो हमारे और आपके देश की धरती भारत से गया। हम ऐसा नहीं है हम बलवान हो जाएंगे तो हम किसी पर आक्रमण करेंगे। बलवान हो जाएंगे, हम उसको संबल देंगे, ताकत देंगे। एक से एक जीव हो गए हैं कांग्रेस, एक से एक जीवधारी। एक सैम पित्रोदा हैं, कहते हैं कि भारत में भी ये व्यवस्था लागू कर। कांग्रेस के हैं, इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष थे, अब त्यागपत्र दिया है।
कांग्रेस के लोगों ने त्यागपत्र दिलवाया कि मैं हार जाएंगे। सारे सब कुछ वही बतलाते उतलाते थे इन लोगों को, बहुत बड़े सलाहकार थे। उन्होंने कहा भारत में सर्वे, एक तो राहुल गांधी बेचारे ने कहा, अब क्या बताऊं बहन भाई, राहुल गांधी ने कहा कि आपकी संपत्ति का सर्वे कराया जाएगा और तन्निक भी इधर उधर कुछ ज्यादा है उठाकर दूसरों को बांट दिया जाएगा। आप लोग तो प्रसन्न हो गए, इससे खुश हैं कि नहीं है? अब उनके वरिष्ठ सलाहकार बड़े विद्वान माने जाते हैं, अमेरिका में रहते हैं। पहले जब यहां कांग्रेस की सरकार थी, इन लोगों के सलाहकार थे, यहीं रहते थे, सैन पित्रोदा। उन्होंने कहा कि भारत में ऐसा करना चाहिए कि यदि घर का मुखिया मर जाता है, मृत्यु यदि हो जाती है, तो उसमें आधा से अधिक यानी 55% प्रॉपर्टी सरकार को जब्त कर लेनी चाहिए और केवल 45% जमीन संपत्ति उस परिवार के पास रह जानी चाहिए। आपको मंजूर है आपके घर का कोई मुखिया मर जाए और आधा से अधिक संपत्ति सरकार ले ले, मंजूर है? अरे भैया, लगता है पीछे वालों को मंजूर है क्या? क्या हो गया है इन लोगों को? बहनों भाइयों, हम तो स्वस्थ लोकतंत्र चाहते हैं इस देश में, स्वस्थ लोकतंत्र चाहते हैं। ईश्वर से कभी कभी प्रार्थना कर दिया करिए ताकि कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टियों को कब से कब सद्बुद्धि तो आ जाए। हो क्या गया इन लोगों को? और बहनों भाइयों, रक्षा के मामले में भी हम लोग कमजोर नहीं है। बताइए, 2006 में एक सच्चर कमेटी कांग्रेस ने बनाई थी। उसने कहा देखो, सेना में गिनती कराओ, कितने हिंदू हैं, कितने मुसलमान हैं, कितने ईसाई हैं। हरियाणा में ऐसे बहादुर सेना के जवानों की कमी नहीं है। उनसे पूछिए क्या उन्हें मंजूर है? वन रैंक वन पेंशन की बराबर बात करते थे। सेना के जवानों को नहीं मालूम होगा, अधिकारियों को तो मैं बतलाना चाहता हूं, 500 करोड़ का यह प्राविधान करते थे बजट में। 500 करोड़ में वन रैंक वन पेंशन लागू हो जाएगा। बहनों भाइयों, लाखों करोड़ जी खर्च किया है अपने नौजवानों, अपने देश के सीमा के जवानों के सम्मान में, तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। हम लोगों ने वन रैंक वन पेंशन प्रभावी तरीके से लागू किया। और एक और हैं बड़े नेता, अभी आए, पहली तारीख को फिर से जेल में चले जाएंगे। 20 दिन से छूटे हुए हैं, आम आदमी पार्टी वाले चले जाएंगे। उनका विदाई समारोह कर दीजिए, 1 जून को जाने वाले हैं। बहनों भाइयों, उन्होंने वादा किया था, अन्ना हजारे से ही नहीं समस्त देशवासियों से वादा किया था, यदि मैं मुख्यमंत्री बन गया दिल्ली का तो कभी सरकारी आवास में नहीं रहूंगा। जाकर देख लीजिए, शीश महल सरकारी पैसे से बनवाया है उन्होंने। शीश महल में रहते हैं और उसी शीश महल में अपनी ही पार्टी की सांसद उसकी लात घूसों से पिटाई की गई, बाल खींचे गए। महिला महिला होती है मेरे बहनों भाई। भारत की परंपरा है कि हमारे देश के ऋषि और मनीषियों ने कहा है, यत्र नारायण पूजन्ते तत्र रमन्ते देवा। और वह उनकी सांसद है, राज्यसभा की सांसद है। और जिस उनके निजी सचिव ने पिटाई की घर में, मैंने कुछ दिनों पहले देखा कि अपने साथ लेकर घूम रहे थे। आज एक लफ्ज उसके बारे में नहीं बोलते हैं। बहनों भाइयों, बहुत दर्द से मैंने आज आपके सामने बातें रखी है ताकि समस्त देशवासियों तक हमारी बात पहुंच जाए। इस समय हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक नई सोच के साथ नए भारत का निर्माण हो रहा है, यह बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं। और आपको पता नहीं क्या लगता होगा, लेकिन मैं कह रहा हूं, मनोहर लाल जी खट्टर जैसा प्रत्याशी आपको मिला है।
बहनों भाइयों, आप सौभाग्यशाली हैं। आप कहते होंगे कि राजनाथ सिंह इतनी क्यों प्रशंसा करते हैं? क्योंकि मनोहर लाल जी खट्टर का रग रग मैं जानता हूं, इसलिए मैं प्रशंसा करता हूं। आप 10, 5, 15 साल से जानते होंगे, मैं इनको 40, 50 साल से जानता हूं। इनको अविवाहित रहकर समाज की सेवा करते हुए मैंने देखा। भारत के प्रधानमंत्री भी मनोहर लाल जी खट्टर का सम्मान करते हैं। कहीं न कहीं कुछ है तभी ना। भाषण दे लें कांग्रेस के लोग, कह रही है आरोप लगाने वाले पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखें। मेरे भाइयों, आप सब, मैं जानता हूं हरियाणा के लोग बड़े स्वाभिमानी होते हैं। देश को बचा लीजिए, देश का मस्तक ऊंचा होना चाहिए। इस बार कहीं का कोई प्रत्याशी बीजेपी का थोड़ा गड़बड़ भी दिखाई देता हो, इस बात को भूल जाइए। प्रश्न यह है हम किसको भारत की संसद में चुनकर भेजेंगे कि मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाने में सहयोग करेगा। सीमा की तो बात ही मत पूछिए मेरे बहनों भाइयों। भारत अब कमजोर भारत नहीं रहा है। भारत दुनिया का ताकतवर देश हो गया है। अब हमारी यह ताकत बन गई है, हम किसी को छेड़ते नहीं मेरे बहनों भाइयों, हम किसी को आंख भी नहीं दिखाते। लेकिन यदि कोई आंख दिखाने की कोशिश करेगा तो उसका मुंहतोड़ जवाब हमारे देश की सेना देगी। और मेरे बहनों भाइयों, मेरी बात सुन लो, मेरी बात आप सुन लो। भारत कमजोर भारत नहीं है। भारत के पास वह ताकत है कि सीमा के इस पार भी मार सकता है। जरूरत पड़ी तो सीमा के उस पार भी जाकर भारत मार सकता है। यह भारत की ताकत है। इसलिए मैं आप सभी लोगों से निवेदन करूंगा, कमल का फूल, माताएं बहनें बैठी हैं, उनके सामने भी उनके सम्मान में मैं शीश झुकाता हूं। नारी शक्ति का सदैव भारतीय जनता पार्टी ने सम्मान किया है। और आप देखिए, परमात्मा की कृपा, भारत को धनवान ही यदि बनना था तो जब बीजेपी जब पूर्ण बहुमत से सरकार बना ली तभी से भारत धनवान बनना शुरू हुआ। कारण जानते हैं, कारण जानते हैं। बैंक पहले घाटे में चलते थे। 3 लाख, जाकर नोट करके देख लीजिएगा, कम 3 लाख करोड़ के मुनाफे में भारत के बैंक चल रहे हैं। बहन भाई, क्यों ऐसा हो रहा है? भाई देखिए, मैं तो एकदम बहुत ईश्वर के ऊपर विश्वास करता हूं, परमात्मा के ऊपर विश्वास करता हूं, ईश्वर से डरता भी हूं। प्रतिदिन आधे घंटे उसी के प्रति अपनी आस्था व्यक्त करता हूं, विश्वास में करता हूं। इंसान किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, हमारी गहरी आस्था है। मुझे लगा कि इसलिए 75 साल गुजर गए, भारत धनवान भारत नहीं बन पाया। लक्ष्मी जी प्रतीक्षा कर रही थी, क्योंकि लक्ष्मी जी को आपने देखा होगा कि हाथ हिलाते हुए घर में प्रवेश नहीं कर सकती। लक्ष्मी जी कभी झाड़ू लगाते हुए किसी के घर में प्रवेश नहीं करेंगे। हमारे यहां मान्यता यही है कि लक्ष्मी जी जब भी आती है घर में तो कमल के फूल पर ही बैठकर लक्ष्मी जी घर में आते हैं। बहनों भाइयों, कमल के फूल का बटन दबा दीजिए और हमारे मनोहर लाल जी खट्टर को एक बार भारत की संसद में पहुंचा दीजिए। और मेरी बात सुन लीजिए, अंतिम बात, मनोहर लाल जी खट्टर केवल आप सांसद नहीं चुन रहे हैं, बल्कि कुछ और चुन रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय रक्षा मंत्री जी का। माननीय रक्षा मंत्री जी का हमें उद्बोधन सुना और यह यहां पहुंचे
இங்க நின்று என்ன யோசிக்கிற? எப்படி எடுக்கிறதுன்னு யோசிக்கிறேன். இப்படி எடுத்தா போச்சு.